1 मई 2024 रात 12 बजे। यदि आप पूर्व की ओर देखेंगे तो आपको जमीन के ठीक ऊपर बिना दूरबीन के यह स्कुटम तारामंडल दिखाई देगा। आप जानते हैं इस तारामंडल के बारे में सबसे अजीब बात क्या है? ठीक है, पिछले साल सितंबर के महीने में जब एक ऑस्ट्रेलियाई शोध दल रात के आकाश में कुछ रेडियो संकेतों का पता लगा रहा था, तो आप जानते हैं, ताकि रेडियो तरंगें उत्सर्जित करने वाली कुछ सामान्य वस्तुएं जिनके न्यूट्रॉन तारे, पल्सर या उनके चुंबकीय रूप से मजबूत भाई बहन हों, पता लगाया जा सका। तभी आश्चर्यजनक रूप से उन्हें स्कुटम तारामंडल की दिशा से एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल आता हुआ दिखाई दिया, जो किसी भी ज्ञात वस्तु से मेल नहीं खा रहा था। और आप जानते हैं, इससे भी बुरी बात यह है कि यह सिग्नल लगभग 5 मिनट तक लगातार चमकता रहा और फिर अचानक गायब हो गया और ठीक 22 मिनट बाद वापस आ गया। अब इस रहस्यमयी घटना के बाद जब इस सिग्नल पर थोड़ी और जांच की गई तो पता चला कि यह सिग्नल हमें पिछले 35 सालों से लगातार मिल रहा है और अभी तक हम इसका सटीक पता नहीं लगा पाए हैं। स्रोत: हर बार कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ही संदेश आएगा, मैच नहीं मिला। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई एलियन सभ्यता इस अजीब रेडियो सिग्नल के जरिए हमें अपनी लोकेशन बताने की कोशिश कर रही है? जैसे यह कहना, अरे हम यहां हैं, क्योंकि पिछले 35 वर्षों से हर 22 मिनट में एक ही सिग्नल को दोहराना अधिकतर संभव है, यदि इसका स्रोत कोई अप्राकृतिक वस्तु हो। उदाहरण के लिए, एक साधारण पल्सर या मैग्नेटर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है और एक बिंदु के बाद रेडियो सिग्नल भेजना बंद कर देता है। तो एक संभावना यह है कि शायद इसका कोई अप्राकृतिक स्रोत हो, या फिर दूसरी संभावना यह है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं और उनसे ये रेडियो तरंगें निकल रही हैं। तो दोस्तों, ये रेडियो सिग्नल वास्तव में क्या हो सकते हैं? हमें अपने स्तर पर थोड़ा शोध करना होगा। इसके लिए हमें कहानी शुरू से शुरू करनी होगी कि इसकी खोज सबसे पहले कैसे हुई। अब सबसे पहले इस अजीब रेडियो सिग्नल की खोज एक ग्रेजुएट छात्र ने अपने साधारण कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए की थी, किसी गंभीर उद्देश्य के लिए नहीं। दरअसल इस सिग्नल की कहानी एक और सिग्नल से शुरू होती है, जिसे 2020 में ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट छात्र टायरोन ओडोहर्टी ने खोजा था। ओडोहर्टी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके तहत वह दक्षिणी आकाश के पुराने डेटा से अज्ञात चमकते रेडियो संकेतों की पहचान कर रहा था। अब इसी प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें 2018 के डेटा से एक रेडियो सिग्नल मिला, जो किसी लाइट हाउस से आने वाली किरण की तरह रेडियो सिग्नल की किरण को धरती की ओर फेंक रहा था। इसलिए जब उन्होंने अपनी गुरु रेडियो एस्ट्रोनॉमर नताशा हर्ली वॉकर को इस किरण के बारे में बताया, तो उन्होंने खुद ही इस सिग्नल पर शोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी डेटा में उस सिग्नल की लोकेशन देखी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वहां सिग्नल के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर उन्होंने रेडियो डेटा में छिपा एक पैटर्न देखा। उन्होंने देखा कि यह सिग्नल हर 18 मिनट में दोहराया जा रहा है और इसलिए उसे तुरंत पता चल गया कि यह उसके करियर में गेम चेंजिंग खोज हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वह उस वस्तु का विस्तार से अध्ययन कर पाती, वह सिग्नल केवल 3 महीने के भीतर गायब हो गया। और इस अनएक्सपेक्टेड गायब होने को देखकर वह और उसकी टीम और भी भ्रमित हो गई। यह वस्तु क्या हो सकती है? तो इसका उत्तर खोजने के लिए उन्होंने केवल एक सुराग खोजने के लिए पूरे दक्षिणी हेमिस्फीयर को फिर से स्कैन किया। वहीं कई महीनों तक खोजबीन के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और इसलिए वे अपना अध्ययन बंद करने ही वाले थे कि उन्हें एक सिग्नल मिला, जो 22 मिनट बाद वापस आ रहा था। और इंडिया की वजह से ये पढ़ाई दोबारा शुरू हुई। अब 18 मिनट के उस सिग्नल के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद नताशा और उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में मर्चिसन विनफील्ड एरे रेडियो टेलीस्कोप से पूरे दक्षिणी आकाश को स्कैन करना शुरू कर दिया। और फिर उन्हें धनु राशि के पास स्कुटम कॉन्स्टलेशन में पाए गए सिग्नल के समान एक और सिग्नल मिला, जो हर 22 मिनट में वापस आता रहता था। उन्होंने इसका नाम J183910 रखा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इसका संबंध उस 18 मिनट के सिग्नल से था? और यह पता लगाने के लिए नताशा ने उस पूरे इलाके के पुराने रेडियो डेटा का दोबारा अध्ययन किया। दरअसल इस सिग्नल को भारतीय और अमेरिकी रेडियो दूरबीनों ने 1988 में ही डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन डिटेक्शन के बाद वह डेटा के ढेर में खो गया। और फिर इस वर्तमान अध्ययन के दौरान जब इस डेटा पर दोबारा गौर किया गया,
तो उन्हें पता चला कि यह सिग्नल पिछले 35 वर्षों से लगातार हर 22 मिनट में दोहराया जा रहा है, और जब यह आता है तो 5 मिनट तक तेज रेडियो बर्स्ट देता है। अब दिलचस्प बात यह है कि यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि इन संकेतों की मदद से खगोलविद अब यह जान सकते थे कि वह अज्ञात स्रोत वस्तु हमसे कितनी दूर है, और इसलिए जब ये गणना पूरी हुई तो पता चला कि यह स्रोत पृथ्वी से 15,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी अब एक ही बात जानना बाकी रह गया था कि 15,000 प्रकाश वर्ष दूर यह वस्तु वास्तव में क्या है हमसे दूर। तो इस खोज में सबसे पहले वॉकर और उनकी टीम ने रेडियो सिग्नल इमिटेड करने वाली सभी ज्ञात वस्तुओं का इस रहस्यमय सिग्नल से मिलान करना शुरू किया, और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें पुराने डेटा और इस सिग्नल में समानताएं मिली। उस डेटा में कई रेडियो सिग्नल थे जो बिल्कुल J183910 की तरह ब्लिंक कर रहे थे, और वह पलक झपकने का पैटर्न कुछ देर बाद दोहरा रहा था। इसलिए जब उन्होंने इन समान संकेतों के स्रोत पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि सभी पुराने सिग्नल न्यूट्रॉन सितारों पल्सर की स्पेसिफिक कैटेगरी से इमिटेड हो रहे थे। अब दोस्तों, ये तो दिलचस्प है। होता यह है कि जब बड़े तारे सूर्य से 10 से 25 बार विस्फोटित होते हैं तो वे सफेद बौने बनने के बजाय उससे भी छोटे अतिसघन न्यूट्रॉन तारे में बदल जाते हैं। ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इस ग्राफ में सभी पल्सर को उनकी घूर्णन अवधि के आधार पर प्लॉट किया। अब सामान्य पल्सर की स्पंदन अवधि 0.25 से 2 सेकंड के बीच है, और इसीलिए सभी पल्सर इस क्षेत्र में आते हैं। लेकिन लगातार घूमने के कारण अंततः पल्सर अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं, और अब अगर ऊर्जा कम हो जाएगी तो जाहिर तौर पर इसकी घूर्णन गति भी कम हो जाएगी, और यदि घूर्णन गति कम कर दी जाए तो इसकी स्पंदन अवधि बढ़ जाएगी, और इस तरह पल्सर इस क्षेत्र में घूमेंगे जिसे एस्ट्रोनॉमर डेथ वैली कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, डेथ वैली में पहुंचते ही पल्सर के जीवन की उलटी गिनती शुरू हो जाती है, और मूल रूप से इस क्षेत्र में पल्सर की घूर्णन गति इतनी धीमी हो जाती है कि वे थोड़ी सी कठिनाई में रेडियो तरंगें इमिटेड करने में सक्षम हो जाते हैं। और जब पल्सर इस मृत्यु रेखा को पार करते हैं तो उनका घूर्णन इतना धीमा हो जाता है कि अब वे रेडियो तरंगें इमिटेड करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब खगोल शास्त्रियों ने इस ग्राफ में मिले सिग्नल को प्लॉट किया तो वे हैरान रह गए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सिग्नल मृत्यु रेखा के पार भी रेडियो तरंगें इमिटेड कर रहा था। तो एक बात पक्की थी कि यह वस्तु निश्चित रूप से पल्सर नहीं है। लेकिन फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि पल्सर में एक विशेष श्रेणी होती है, यानी ऐसे तारे जिनका चुंबकीय क्षेत्र सामान्य पल्सर से 1000 गुना ज्यादा है। इसके अलावा वे पल्सर की तुलना में थोड़ी लंबी धड़कन अवधि भी दिखाते हैं, और इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद इस तरह के तारे इस संकेत को समझाने में सक्षम होंगे। लेकिन जब उन्होंने इस तारे को इस ग्राफ में प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि यह उस सिग्नल के करीब भी नहीं था, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जावान होने के कारण रेडियो तरंगों के साथ एक्स-रे भी इमिटेड होती है। लेकिन उन्हें जो सिग्नल मिला वह केवल रेडियो तरंगें इमिटेड कर रहा था, और इसीलिए खगोलविदों को इसके मैग्नेटर होने की संभावना से इनकार करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर वैज्ञानिकों को जो सिग्नल मिला वह न तो पल्सर था और न ही मैग्नेटर, और यह स्पष्ट था कि उन्हें हाल ही में जो रेडियो सिग्नल मिला था वह खगोलविदों के लिए ज्ञात किसी भी वस्तु से मेल नहीं खा रहा था, और इसीलिए उनके अनुसार यह संकेत अभी भी एक लंबे समय से चला आ रहा रहस्य है। लेकिन दोस्तों, जब हम इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे तब हमें पता चला कि इसके अलावा पल्सर और मैग्नेटर तारों की एक और विशेष श्रेणी है जिसे व्हाइट ड्वार्फ पल्सर कहा जाता है, जो संभवतः इस अजीब सिग्नल से मेल खा सकता है। दरअसल व्हाइट ड्वार्फ पल्सर ऐसे व्हाइट ड्वार्फ होते हैं जो पल्सर की तरह स्पंदित होते हैं। आमतौर पर सफेद बौने सूर्य से कम द्रव्यमान वाले तारे के विस्फोट से बनते हैं, और आमतौर पर इनका चुंबकीय क्षेत्र पल्सर जितना मजबूत नहीं होता है, और इसीलिए वे स्पंदित भी नहीं होते। लेकिन जब सफेद बौने सूरज से 0.8 गुना बड़े हो जाते हैं तो वे इतने घने हो जाते हैं कि पल्सर की तरह वे भी एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अंतर केवल इतना है कि जहां पल्सर में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्षय होते हैं, सफेद बौने मूल रूप से इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं। इसलिए जैसे ही ये आवेशित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं, वे पल्सर की तरह समय समय पर प्रकाश चमक छोड़ते हैं। लेकिन इनका स्पंदन काल, जो कि पल्सर के विपरीत है, 100 से 1000 सेकंड का होता है। और अब
यदि आपको याद हो तो हमें हाल ही में जो सिग्नल मिला है उसकी अवधि 22 मिनट है। यदि मैं इसे सेकंड में बदलूं तो अवधि 1320 सेकंड होती है। इसलिए भले ही यह मान अन्य स्पंदित सितारों की तुलना में सफेद बौने पल्सर की सीमा से बाहर है, यह इस सिग्नल का निकटतम मिलान है। और इसीलिए दोस्तों, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह रहस्यमय रेडियो सिग्नल एक सफेद बौने पल्सर से आ रहा है। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें हम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। उदाहरण के लिए सुपरनोवा विस्फोटों की तरह। आप सभी जानते हैं कि जब एक छोटा सफेद बौना विस्फोट होता है तो यह टाइप 1 सुपरनोवा होता है, और फिर जब सूर्य से 8 से 40 गुना भारी तारा फटता है तो वह टाइप 2 सुपरनोवा होता है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को स्केरी बारबी एक्सप्लोजन नामक एक रहस्यमय सुपरनोवा विस्फोट मिला है, जो पिछले 3 वर्षों में किसी भी सुपरनोवा विस्फोट से 100 गुना अधिक ऊर्जा इमिटेड कर रहा है, और ये इनमें से किसी भी प्रकार में फिट नहीं बैठता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस विस्फोट की बात कर रहा हूं और इसे डरावना बारबी विस्फोट क्यों कहा गया, ये इतना खतरनाक क्यों है, तो मैंने पहले ही इस पर एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। ये बहुत ही रोचक है और ब्रह्मांड का एक रहस्य भी है। और अगर आपने आज के वीडियो का आनंद लिया